हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज 4 मार्च 2025 को हम थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस है बेसिकली लेकर आ चुके हैं आप सभी लोगों के लिए। तो 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए हैं थर्ड शिफ्ट में, वो इस वीडियो में बेसिकली कवर करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। और आपकी एग्जाम में क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट भी देखने को मिल रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से कवर करिएगा। क्लियर है। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टडी मटेरियल में पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी करंट की अपडेट होती है हम टेलीग्राम पर ही सबसे पहले अपडेट करते हैं। इसके अलावा आपकी एग्जाम कब है, किस दिन, किस शिफ्ट में है, आप यहाँ से जाकर हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाली है, ये वाली आपकी एग्जाम कब है यहाँ से बताएं। तो इस लिंक पर क्लिक करके आप हमें बता सकते हैं कि आपकी एग्जाम किस दिन किस शिफ्ट में है, ताकि हम आपकी और ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ। क्लियर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। जीके जीएस करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन पूछा गया है आज का। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है, ये क्वेश्चन बनाए। गुरु शिखर पर्वत जो है ये सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर जो है राजस्थान के जो अरबुदा पर्वत है यहाँ पर स्थित है। गुरु शिखर पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है आपको। 1722 मीटर है ना, 5650 फीट की ऊंचाई पर यह है। अरावली की पहाड़ियां जो है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, जो उत्तर पश्चिम की ओर प्रायद्वीपीय पठार जो है इसकी सीमा बनाती है। तो अरावली पहाड़ियां दिल्ली के पास से शुरू होती है और हरियाणा राजस्थान को पार करती है, फिर गुजरात में जाकर ये बेसिकली समाप्त होती है। कुछ बात है, अगर अपन बात करें गुरु शिखर पर्वत के बारे में, तो गुरु शिखर जो है माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है ये गुरु शिखर पर्वत, जो कि माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है। आपको माउंट आबू भी ऑप्शन में मिलता है ना। गुरु शिखर का जो नाम है, तो गुरु शिखर का नाम भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय के नाम पर रखा गया है। शिखर पर एक गुफा में दत्तात्रेय को समर्पित एक मंदिर है। पास में ही उनकी मां सन अनसुया और ऋषि अत्रि की पत्नी को समर्पित एक मंदिर है। तो गुरु शिखर के नज़ारे इतने मनोरम है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जगह माउंट आबू वेधशाला का भी घर है। अरावली पर्वतमाला की बात करें, अरावली की पहाड़ियां दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। अरावली पहाड़ियां जो है दिल्ली के पास से शुरू होती है, हरियाणा गुजरात को पार करती हुई गुजरात में जाकर ये समाप्त बेसिकली होती है। हरियाणा राजस्थान को पार करते हुए गुजरात में जाकर ये समाप्त होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है ये ऑक्जेलिक एसिड से आपका बना है कि ऑक्जेलिक जो एसिड है किस में पाया जाता है, तो ये पालक में पाया जाता है। अम्ल ऐसे पदार्थ है जिनका स्वाद जो होता है खट्टा होता है। ये नीला जो लिटमस होता है इसको लाल कर देता है। अम्ल प्राकृतिक रूप से खट्टे फलों जैसे कि संतरे, अंगूरों आदि में मौजूद होता है। ये चींटी के डंक में भी मौजूद होता है, जिससे जलन होती है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कुछ और भी अम्ल हैं, और उनके स्रोत की अगर अपन बात करें तो जैसे कि नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का जो डंक है इसमें फार्मिक एसिड होता है, और इसके अलावा सिरका जो है इसमें एसिटिक एसिड होता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है, याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है दही वाला। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। आंवला यानी कि विटामिन सी में जो है ये एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। और पालक जो है इसमें ऑक्जेलिक एसिड या अम्ल पाया जाता है। तो यही आपका क्वेश्चन बना है। तो इन सभी को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, हम इसीलिए डाले ताकि आगे से क्वेश्चन बने तो यहाँ से आप अच्छे से इनको याद कर ले, कवर आपके यहीं से हो जाएंगे। क्लियर है। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गाइस गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। सिर्फ उन 50 रुपये की प्राइस पर अभी आप इसमें इनरोल कर सकते हो, और आपकी एग्जाम के लिए जो जो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहे वो सारे आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। FLT मिल जाएगा, पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जहाँ से आपकी एग्जाम का जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो, और पैटर्न के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करके आप आइडिया लगा सकते हैं किस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस अभी कर लीजिएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट आप जरूर से करिएगा। और ये हमारी और भी अवेलेबल है, RRB NTPC, RRB ग्रुप D, SSC CGL CHSL MTS और मध्य प्रदेश की एग्जाम के लिए भी अवेलेबल है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, आप जाकर एक बार जरूर से विजिट करिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सिख समुदाय के लोग कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाते हैं, है ना। कार्तिक पूर्णिमा पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। सिख समुदाय के लोग जो है कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाते हैं, और इसे प्रकाश वर्ष गुरु पर्व भी कहा जाता है। सिखों का सबसे बड़ा त्योहार होता है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु थे। इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1470 को पंजाब के तलवंडी में, है ना। और इस दिन सिख समुदाय के जो लोग हैं सुबह स्नान करके गुरुद्वारा में जाते हैं और वहाँ गुरुवाणी सुनते हैं, और नाना जी यानी कि नानक जी के बताए रास्ते पर चलने की सौगंध बेसिकली यहाँ पर इसमें लेते हैं।
अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक कानपुर से बना है। कानपुर में 1857 के विद्रोह को किसने दबाया था? इस तरह से क्वेश्चन बना है ना, किस अंग्रेज ने दबाया था? तो सर कोलिन कैंपबेल इनका नाम था, इन्होंने इसको दबाया था। सर कोलिन कैंपबेल, इन्होंने कानपुर में 1857 के विद्रोह को दबाया था। वे भारत में कमांडर इन चीफ थे और दिसंबर 1857 में कानपुर में तांत्या टोपे को हराने के बाद कैंपबेल मार्च में लखनऊ लौट आए थे। तो गुमती नदी थी, ये गुमती नदी है ना, गुमती नदी पर पुल बनवाने के बाद उन्होंने जो है सेठ पीस सेली में हमला किया और 9 मार्च को लो मार्टिनियर पर कब्जा इन्होंने कर लिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अनुसूचित जाति एसटी है ना, एससी और एसटी, तो एसटी एससी से जो जुड़े प्रावधान है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये 5वीं अनुसूची में देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े प्रावधान हैं। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में लागू होते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हमने सुबह भी कवर किया था फर्स्ट शिफ्ट में, है ना, वहीं से यह बना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है आपका 24 जनवरी 1951 को भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कोई बता रहे थे कि भारत के पहले राष्ट्रपति पूछा है कि पहले कौन थे, तो यही आपका हो जाएगा, यही घुमा फिरा के आपसे पूछा होगा, है ना। तो 24 जनवरी 1951 को भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे और उन्होंने 2 बार राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला था। उनका जो कार्यकाल है 1950 से 62 तक था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे ये। इनकी प्रखर बुद्धिमत्ता, सरलता और नेतृत्व के गुणों के कारण इन्हें भारतीय राजनीति में अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो धार्मिक भावनाओं को आहत करना, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और सैन्य कारण, इसके कई सारे कारण थे। उनमें कुछ प्रमुख कारण हैं जो कि हमने आपको यहाँ पर बताए हैं। इन्हीं में से आई थिंक आपका ऑप्शन बना होगा, है ना। तो यहाँ से आप अच्छे से देख लीजिएगा इनको, जो भी क्वेश्चंस या ऑप्शंस आपका बना हो, है ना, हमने कवर यहाँ पर आपको करवा दिया है। तो 1857 के विद्रोह के कारण, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सख्त राजस्व संग्रह नीति द्वारा भारत का आर्थिक रूप से शोषण किया था। सहायक गठबंधन की नीति व्यापक का सिद्धांत भी 1857 के विद्रोह का कारण बना था और 1857 के सिपाही विद्रोह का तत्कालीन कारण ये चिकनाई वाले कारतूसों की शुरुआती थी, है ना, शुरुआत थी जो न्यू एनफील्ड, है ना, राइफल के लिए सैनिकों को दिए जाते थे। और एक अफवाह फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों में जो कारतूस होता है, तो इन राइफलों के कारतूसों में गायों और सुअरों की चर्बी लगी हुई है ना। तो इस तरह की अफवाह फैल गई थी। इन राइफलों को लोड करने से पहले सिपाहियों को कारतूसों पर लगे कागज को काटना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने इसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। तो ये चीज़ें हुई थी। अब इस हिसाब से आपका मेन रीज़न जो है आई थिंक यही माना जाता है। तो अब देखिएगा ऑप्शन में आपको क्या मिला था। अगला क्वेश्चन बना है, समान न्याय नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो समान नागरिक संहिता जो है किस में है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है डीपीएसपी इसमें है। समान नागरिक संहिता यूसीसी भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में आती है और ये जो है राज्य के ये अनुच्छेद राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है डीपीएसपी में, है ना। तो अनुच्छेद 44 में कहा गया कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून बनाया जाना चाहिए और ये अनुच्छेद जो है संविधान के भाग 4 में आता है जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन बना है ये बना है भारत के पहले, है ना, क्वेश्चन आपका है भारत के पहले वायसराय किस अधिनियम के तहत नियुक्त हुए थे? तो भारत के पहले वायसराय जो है ये लॉर्ड कैनिंग थे। किस अधिनियम के तहत ये नियुक्त हुए थे? तो ये अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ये लॉर्ड कैनिंग की जगह पर ये आएगा यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1858 यहाँ पर आएगा, ये इसकी जगह, है ना। तो यहाँ पर ये डाल लीजिएगा, भारत के पहले वायसराय जो थे ये किस अधिनियम के तहत नियुक्त हुए थे? तो भारत सरकार अधिनियम 1857 के तहत नियुक्त हुए थे। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय थे और भारत सरकार अधिनियम जो था 1858 इसके तहत नियुक्त हुए थे। तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से 1862 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा है और भारतीय सिपाही विद्रोह 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विंध्य पर्वतमाला किसको 2 भागों में बांटती है? तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को बांटती है 2 बराबर भागों में, है ना। विंध्य पर्वतमाला उत्तर भारत और दक्षिण भारत जो है इनको 2 भागों में बांटती है। यह भारत के पश्चिम मध्य भाग में स्थित है। विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों और बिहार राज्यों में फैली हुई है।
तो विंध्य पर्वतमाला भारत के मध्य उच्च भूमि के दक्षिणी ढलान का निर्माण करती है। ये पर्वतमाला जो है गंगा प्रणाली, दक्षिण भारत की नदी प्रणाली के बीच जल विभाजन का काम करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी हो जाएगा। भारत की पूछा है, ना कि विश्व की आपसे पूछा है ना, तो उस हिसाब से आपको देखना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा नदी जो है ये है गंगा, जिसे हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा भी कहा जाता है, सबसे पवित्र नदी है। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड का गंगोत्री हिमनद है। और गंगा जो है भारत में 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हमने सेकंड शिफ्ट में कवर किया था इसको, गंगा नदी वाला 2525 लेंथ इसकी पूछी थी, भारत में कितनी लंबाई है 2525 किलोमीटर, है ना। तो भारत में 2525 किलोमीटर दूरी तय करती है और भारत में सबसे लंबी नदी है, जिसके बाद गोदावरी आती है 1465 किलोमीटर के साथ में। याद रखना है आपको, इस जल निकाय से मिलने वाला राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल है। गंगा के किनारे जो शहर है इनमें वर्नी, हरिद्वार, इलाहाबाद, कोलकाता, कानपुर, पटना, गाजीपुर ये आते हैं, और भी है कई सारे। गंगा का अंतिम भाग जो है बांग्लादेश को समाप्त करता है, जहां अंत में यह बंगाल की खाड़ी में जाकर समा जाती है। तो गंगा की जो प्राथमिक सहायक नदियां हैं इनमें यमुना, गंडक, कोसी, घाघरा, सोन और गोमती बिल्कुल सहायक नदियां हैं, इनको आप जरूर से देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन बना है ये आधा अधूरा मिला है क्वेश्चन है आपका, नाबार्ड था और था कोई प्लस कोई, साथ ही प्लस कोई, है ना। तो ये दो चीज़ें जो है यहाँ से मिसिंग है, एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाई है, उन्होंने इतना ही बताया है। तो नाबार्ड के साथ किसने और किसने, है ना, मिलकर किसका विकास किया, इस तरह से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है। हमने थोड़ा सा देखा तो देखिए नाबार्ड, राज्य सरकार और बैंक मिलकर जो है कृषि और ग्रामीण विकास का कार्य करते हैं, ग्राम कृषि और ग्रामीण विकास का कार्य करते हैं, इस तरह से यही था या कुछ और था, एग्जैक्ट पता नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीटेड है, आधा अधूरा है, ऐसा इसका आंसर पॉसिबल ही नहीं है बताना। ये हमारी स्पेशल जीके की स्पेशल ई बुक है हमारी, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, टीसीएस के लेटेस्ट पर पैटर्न पर सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर 1500 से ज़्यादा जो लेटेस्ट क्वेश्चन है यहाँ से आप कवर कर सकते हैं इसकी मदद से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा, विजिट कर लीजिएगा। डेमो भी दे रखा है, नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया फिल्म महोत्सव से, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है कि क्या क्वेश्चन था आपका। इसके अलावा इकोनॉमिक्स से 8 क्वेश्चन थे आपके, 8 कोर उद्योग को लेकर था क्वेश्चन आपका, है ना, इंडस्ट्रियल को लेके क्वेश्चन था आपका। तो इस तरह की चीज़ें थी, आप देख लीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। भारत में लू कौन से हिस्से को प्रभावित करती है? तो ये थार मरुस्थल का जो क्षेत्र है इसको प्रभावित करती है। भारत में लू हीट वेव, है ना, मुख्य रूप से थार मरुस्थल के क्षेत्रों को प्रभावित करती है, क्योंकि यह जो इलाका है बहुत गर्म और शुष्क होता है। हालांकि लू जो है केवल थार मरुस्थल तक सीमित नहीं रहती, यह भारत के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करती है, खासकर गर्मी के मौसम में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे थे, तो थार मरुस्थल आपको दे रखा था, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया, जीएसटी को कौन से वे संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, इससे पहले कल आपका पूछा गया था आई थिंक। जीएसटी को जो है 101वें संशोधन अधिनियम के तहत पारित किया गया। जीएसटी का अर्थ होता है वस्तु एवं सेवा कर। तो जीएसटी को 101वां संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। यह जो है 1 जुलाई 2017 को अस्तित्व में आया था। पूरे भारत में वस्तु और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। ये केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए मौजूदा कई करों की जगह पर लगाया जाने वाला एक कर है। जीएसटी की जो अवधारणा है इसको पहली बार 2005 में पी चिदम्बरम द्वारा संसद में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला जो युद्ध अभ्यास है उससे क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास जो है रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, साल 2002 में शुरू हुआ। इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा समझौतों को मजबूत करना है ना, तो याद रखिएगा। और युद्ध अभ्यास के जरिए दोनों देशों की सेनाएं जो होती है एक दूसरे के अनुभवों का आदान प्रदान करती है और उनसे सीखती हैं। इससे रक्षा विनिर्माण, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया ये है आपका, नवा संविधान संशोधन अधिनियम 1960 किन देशों के बीच में लागू हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में लागू हुआ था। नवा संविधान संशोधन अधिनियम 1960 में लागू हुआ था, है ना। और ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौतों के आधार पर बना था। इन समझौतों के तहत असम, पंजाब, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा की सीमाओं से जुड़े कुछ विवादों का निपटारा किया गया था। तो याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1991 से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बने थे। 1991 से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए जो कि आपके एग्जाम में बने थे, और एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया कि क्या क्वेश्चन थे। जो बताया हम आपको वही बता रहे हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए जैसे कि आधे अधूरे मिले, हम वो भी बता देते हैं आपको।
संविधान से संबंधित क्वेश्चंस बनाए, हमें बताया है। नदी से क्वेश्चन बना था, अनुच्छेद से क्वेश्चन बना था, ऐसा ही मात्रक आपका पूछा गया। इसके अलावा 2024 से समिट से क्वेश्चन बना था, कोई समिट था, है ना। 2024 पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन आपका पूछा गया। और पूरे मंत्रिमंडल का मेन कौन होता है, इस तरह से क्वेश्चन बताया था किसी ने। बैंक की स्थापना कब हुई थी? अब बैंक की स्थापना तो इन्होंने बता दी, बट ये नहीं बताया कि किस बैंक का पूछा था, जो कि इनको याद ही नहीं रहा है, इतना बताया है। शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ पर हुआ था? तो ये तो ठीक है, पर कौन सा शिखर सम्मेलन की यहाँ पर बात की जा रही है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को इसलिए हम आपको बता रहे हैं ताकि ये टॉपिक आप देख लें अच्छे से, और ये जो टॉपिक है इनसे क्वेश्चंस आपके बने हैं। तो इन टॉपिक को आप पहले प्रिपेयर कर ले, जिनका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, वो इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी टॉपिक हमने आपको बताए, है ना। और किसी को जबरदस्ती अरेस्ट करना हो तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये आर्टिकल वाला इस तरह के क्वेश्चंस जो है ये भी देख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस। और हमने आपको एक्स्ट्रा बता दिए इनके बाद में, है ना। तो इनको भी आप जरूर से कवर कर लीजिएगा। और ये आरपीएफ वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर अभी मिल जाएगी। ये सारे टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, सारे इस टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे। तो जाकर एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा। और मैथ्स और रीजनिंग के भी टॉपिक सारे के सारे अपडेटेड हमने करके रखे हैं, जाकर अभी जरूर से चेकआउट करिएगा। डेमो चेकआउट कर सकते हैं, नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट है पूरी की पूरी, सिर्फ 49 में आप यहाँ से अपना स्कोर काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। इस इतनी प्राइस से कई गुना ज़्यादा यहाँ से आप रिटर्न ले सकते हैं, है ना, अगर अच्छे से आपने प्रिपेयर किया तो एक बार जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा हमारी और भी अवेलेबल है, आरआरबी जो एनटीपीसी है इसके लिए, आरआरबी ग्रुप डी की अवेलेबल है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के लिए अवेलेबल है। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए स्पेशल है। और ये स्पेशल ई बुक है हमारी, जो सिर्फ 25 रुपीज़ में मिल रही है। यहाँ से आप इस 25 रुपीज़ से 1500 से भी अधिक क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न वाले कवर कर सकते हैं, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। और गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।